जुनैद, आज मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है। तो फिर आपका क्या मूड है? कहीं बाहर चलें? चलें, आज का प्लान बना लें। ठीक है, कुछ जूस मिल जाएगा? जूस लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ सिद्रा, कैसी हो? चलो ठीक है, कल चलते हैं फिर साथ। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये जूस कैसा है? जूस तो बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारे मुंह का जायका खराब है। क्या हुआ तुम्हारे तबीयत? जुनैद, 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 क्या हुआ तुम्हें? जुनैद, शहबाज खान, गाड़ी निकालो जल्दी से। जुनैद, जुनैद, क्या हुआ तुम्हें? जुनैद, सॉरी मिस आसमा, हम उन्हें बचा नहीं सके। मिस्टर जुनैद आपके कौन थे? वो मेरे करीबी अजीज़ थे। मेरे घर आए थे कि शाम को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनके घर वालों को आपने इत्तला दी? जुनैद तन्हा रहते थे, उनका कोई नहीं है। उनकी तदफीन भी मुझे ही करवानी होगी। डॉक्टर साहब, आप उनकी डेड बॉडी कब तक रिलीज़ कर देंगे? पुलिस की क्लियरेंस के बाद ही उनकी बॉडी आपको मिलेगी। पुलिस क्यों? आखिर मामला क्या है? मिस्टर जुनैद की मौत जहर खाने से हुई है। मैंने पुलिस को इत्तला कर दी है, पुलिस आती होगी। उफ मेरे खुदा। फ़ोन आपने किया था? जी, फ़ोन मैंने किया था। लेबॉर्टरी की रिपोर्ट आने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं लाश देखना चाहता हूँ। ये कौन है? मिस आसमा, जुनैद साहब के अजीज़। बेबी, आप यहीं रुकें। ये आपके साथ है? जी, ये मेरा ड्राइवर है शहबाज खान। इन दोनों पे नज़र रखो। चलिए डॉक्टर साहब। बेगम साहिबा, मुझे कुछ मामला गड़बड़ सा लग रहा है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक कहाँ से आफत आ पड़ी। बेगम साहिबा, ये जुनैद साहब को जूस आपने पिलाया था? तुम चुप करो, फजूल सवाल मत करो, मुझे सोचने दो कुछ। डॉक्टर साहब, लाश का पोस्टमार्टम होगा। बेबी, सच सच बताएं, हुआ क्या था? जुनैद जब मेरे घर आए थे उस वक्त भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सिर्फ उनको जूस दिया था, जूस पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जूस किसने बनाया था? जूस तो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने सिर्फ सर्व किया था। जूस बना के फ्रिज में किसने रखा था? हमारी मुलाजमा ने। आपकी मुलाजमा कहाँ है? क्या नाम है उसका? शाहिदा नाम है उसका, वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। मुझे उसका बयान लेना होगा। लेकिन इस वक्त तो काफ़ी रात हो गई है, मैं सुबह उसे थाने भेज दूंगी, आप तब बयान ले लीजिएगा। नहीं, मुझे अभी मुलाजमा का बयान लेना है। आप घर चलें, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप भी शामिल तफ्तीश हैं। चलिए। शायदा तेरा ही नाम है? जी साहब जी। जूस तूने बनाया था? जी साहब जी, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। क्या मिलाया था जूस में तूने? कुछ नहीं, कसम ले लीजिए साहब जी, बस शक्कर मिलाई थी। कब बनाया था जूस? शाम को बनवाया था बेगम साहब। देख, तुझे मैं फिलहाल तो छोड़ देता हूँ,
लेकिन जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए तो कहीं जाएगी नहीं। और हाँ, अगर फरार होने की कोशिश की तो पुलिस से बच नहीं पाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी साहब जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, जाओ तुम। आपके घर में और कितने मुलाजिम हैं? बस 2 ही, शाहिदा और शहबाज खान। क्या हुआ मामा, पुलिस वाले क्यों आए? हारिस बेटा, आप अपने कमरे में जाओ वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये आपका बेटा है? जी। आपका बेटा और इतना बड़ा? किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? दरअसल ये मेरे शोहर की पहली बीवी का बेटा है। और आपके शौहर? उनका इंतकाल हो चुका है। मामा, पुलिस वालों से कहें ये चले जाएं यहाँ से, ये किसी को शूट कर देंगे, इनके पास पिस्तौल है। हारिस, मैंने कहा ना कोई फजूल बात नहीं। गो टू योर रूम। बाप के इंतकाल के बाद ये बच्चा अपनी सगी माँ के पास नहीं गया? हारिस की माँ तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गई थी। आपके शौहर की मौत कैसे हुई? वो शुगर और दिल के मरीज़ थे, अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो बच नहीं सके। और आपके मरहूम शौहर अपनी मरहूम बीवी की निशानी आपके गले डाल गए? हारिस को मैंने कभी सौतेला बेटा नहीं समझा। हारिस के दिल में सुराख है, मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। आई एम सॉरी। अच्छा ये बताएं, जो शख्स आपके घर में मरा है उससे आपका क्या रिश्ता था? रिश्ता तो दूर का था, वैसे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त यानी बॉयफ्रेंड? क्या ये दोस्ती जब आपके शौहर जिंदा थे जब भी थी? आप बहुत बेहुदगी पर उतर आए हैं। मैं बाप के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, इस वक्त तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है भी आपको मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ये गिलास और जूस उठा लो। सर, ये तो साबित हो गया है कि जहर उसी जूस में था जो आसमा ने जुनैद को पिलाया था। सर, मुलाजमा ने कबूल कर लिया है कि जूस उसी ने ही बनाया था, मगर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो आसमा के मिले हैं, मुलाजमा के नहीं मिले। सीधी सी बात है अकबर, मुलाजमा ने जूस बनाकर फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज की नमी की वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स मिट गए। और चूंकि आसमा ने जग फ्रिज से निकाल कर बाहर टेबल पर रखा था और गिलासों में भी जूस उसी ने निकाला था, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स हमें मिल गए। लेकिन असल मसला ये साबित करना है कि जूस में जहर मिलाया किसने, आसमा ने या मुलाजमा ने। अब हमें ये भी देखना होगा कि जुनैद से आसमा के ताल्लुक़ की नौयत क्या है और जुनैद के कत्ल से किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। सर, ताल्लुक तो जाहिर है आसमा का ही है। जुनैद की मौत से फ़ायदा हो सकता है तो वो आसमा को ही हो सकता है। मुलाजमा तो मुझे गरीब और बेगुनाह लगती है। तुम ठीक कह रहे हो अकबर, मैं भी इन्हीं खुतूत पे सोच रहा हूँ। जी ठीक है, भेज दो। हाजिर हो सकता हूँ जनाब? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। जहर से मरने वाला जुनैद मेरा दोस्त था। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मुझे अखबार से पता चला कि मेरा दोस्त जुनैद अब इस दुनिया में नहीं रहा। जुनैद के कत्ल की तफ्तीश आप ही कर रहे हैं ना? देखें हफीज़ साहब, अभी तो हमने यही नहीं तय किया कि ये मर्डर है या महज एक हादसा। ये मर्डर ही है। जूस में जहर खुद बहुत नहीं आ सकता और ये कत्ल आसमा ने ही किया है। उसी ने जहर देकर मारा है मेरे दोस्त को। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आसमा कोई शरीफ औरत नहीं है और वैसे भी मैं चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि आदमी कैसा है। फिर तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहिए ताकि मुलजिम को देख के आप ये बता सकें कि ये मुजरिम है या बेकसूर। इस तरह हम पुलिस वालों का काम भी आसान हो जाएगा और बेकार की दर्द सरी से भी बच जाएंगे। सर प्लीज़ मेरी बात को मजाक में मत डालिए। मैंने जुनैद को समझाया था दूर रहो आसमा से, मगर वो नहीं समझा। आपने अब तक आसमा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखें, किसे कब और कहाँ गिरफ्तार करना है ये फैसला करना मेरा काम है। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आसमा के बारे में इतनी बदगुमानी आपको क्यों है? क्या कोई जाती रंजिश? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सामने की बात है, एक नौजवान लड़की 55 साल बूढ़े से सिर्फ दौलत की खातिर ही शादी कर सकती है। हेलो,
ओ गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं उसके इस्तकबाल के लिए यहाँ बैठा हूँ। ले आओ उसको यहाँ पर। लीजिए हफीज साहब, आपकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई। दरअसल हमने 2 सादा लिबास में पुलिस वाले आसमा की निगरानी के लिए लगा रखे थे और वो आज बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे आदमी ने उसे एयरपोर्ट के रास्ते से अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 120B के तहत अगर कोई ऐसे जुर्म की साजिश करता है जिस जुर्म की सज़ा मौत या उम्र कैद हो, तो ऐसी साजिश मुजरिमाना की सज़ा भी मौत या उम्र कैद होगी। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 118 के तहत अगर कोई ऐसे जुर्म की तदाबीर को मख्फी रखता है जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद हो और जुर्म का इर्तिकाब भी हो चुका हो, तो ऐसे जुर्म को छुपाने की पादाश में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद शहरी हूँ। मैं अपने पासपोर्ट पर दुबई जा रही थी और दुबई जाना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मुझे इस तरह गिरफ्तार करके मेरी तौहीन की गई है। मोहतरमा, आप भूल रही हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड जुनैद के कत्ल के इल्जाम में शामिल तफ्तीश हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपको बता दिया था कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। क्या इंस्पेक्टर यूनुस इस मुअज़्ज़िज़ अदालत को कोई तहरीरी और कानूनी हुक्मनामा दिखा सकते हैं? वकील साहब, आपकी क्लाइंट को वर्बली इंटीमेट कर दिया गया था। मेरी क्लाइंट इस तरह की कोई बिला जवाज एडवाइस मानने की पाबंद नहीं है। खैर आसमा, जिस तरीके से शहर छोड़ के भागने की बात कर रही है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बल्कि सर, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। योर ऑनर, मेरी मौकिला आसमा साहिबा को गैर कानूनी तौर पे बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया है। वकील साहब, लगता है आपको कानून दोबारा याद करवाना पड़ेगा। जब कत्ल का मामला होता है तो बगैर वारंट गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं होती। आप जरा सेक्शन 302 डिटेल से पढ़ें। लेकिन मेरी मौकिला आसमा ने कोई कत्ल किया ही नहीं। पुलिस बिला जवाज एक मुअज़्ज़िज़ खातून को ट्रैप कर रही है। वकील साहब, क्या बात कर रहे हैं आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कोई कत्ल हुआ ही नहीं। योर ऑनर, 19 अक्टूबर की रात 10 बजे आसमा अजमल के बॉयफ्रेंड जुनैद उनको घर मिलने आते हैं। आसमा उनकी खातिर तवाज़ो एक जूस के साथ करती हैं। वो जूस पीते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और जुनैद हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देते हैं। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जुनैद के स्टमक से टॉक्सिक लिक्विड पाया गया, जिसकी वजह से उसके दिल और दिमाग की शरियानों को शदीद नुकसान पहुंचा और उसके बायस उसकी मौत वाक़या हुई। और सर, ये भी बताती चलूं कि मुल्जिमा आसमा के फिंगरप्रिंट्स उस ग्लास और जूस के जग पर भी पाए गए हैं। मिस आमना, आप शायद ये भूल रही हैं कि जूस का वो ग्लास शाहिदा नामी मुलाजिमा ने फ्रिज के अंदर रखा था। और सवाल तो ये है कि मिस आसमा अपने दोस्त की जान क्यों लेंगी? योर ऑनर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक गवाह अब्दुल हफीज को कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। गवाह को पेश किया जाए। जज साहब, ये औरत नहीं नागन है और उसने मेरे दोस्त को डस लिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह को पाबंद किया जाए कि वो शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करें। इनको कोई हक नहीं है कि मेरी क्लाइंट पे कीचड़ उछालें। मिस्टर हफीज, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी योर ऑनर, इसे देखकर मुझे अपने जज्बात पर काबू नहीं रहता। हफीज साहब, क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि आप आसमा अजमल को कैसे जानते हैं? जज साहब, जुनैद मेरा पुराना दोस्त था। 2 साल पहले मेरी जुनैद से मुलाकात हुई तो पता चला कि जुनैद आसमा के इश्क में मुब्तला हो गया है। हालांकि ये खुद एक बूढ़े शख्स की बीवी थी। मेरी मुराद अजमल साहब से है, जो बहुत शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। उनकी बीवी का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और उनका एक नौउम्र बेटा हारिस भी है। जज साहब, 20-22 साल की नौजवान खूबसूरत लड़की एक बूढ़े शख्स से शादी करे, इसका मतलब दौलत का हसूल होता है। और ये औरत अपने शरीफ शोहर को धोखा देकर जुनैद जैसे खूबसूरत नौजवान के चक्कर में पड़ जाए, इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टरलेस भी है। मैंने उसे बहुत समझाया कि मत पड़ो आसमा के चक्कर में, मगर वो नहीं समझा। हफीज साहब,
सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आसमा साहिबा को जुनैद की मौत से क्या फायदा हुआ? मेरा ख्याल है कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा मर्द आ गया होगा और दूसरे से जान छुड़ाने के लिए तीसरे की खातिर उसने दूसरे से जान छुड़ा ली। बल्कि मुझे तो शक है कि मिस्टर अजमल की मौत तभी नहीं हो सकती, उसमें भी आसमा की कोई ना कोई कारस्तानी ज़रूर शामिल होगी। हो सकता है कि आसमा ने उन्हें कोई शौक लगाया हो, और एक शरीफ आदमी के लिए इससे बड़ा शौक और क्या हो सकता है कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो। मिस्टर हफीज, आप मुस्तकिल मेरे क्लाइंट की किरदार कशी कर रहे हैं। अगर आपके ख्याल में आपके दोस्त मिस्टर जुनैद इतने ही शरीफ आदमी थे तो क्या वजह है कि वो एक शादीशुदा खातून के साथ अफेयर चला रहे थे? नादान था मेरा दोस्त। और जज साहब, मैं एक बात और बता दूं कि आसमा से मिस्टर अजमल के बेटे हारिस की भी जान को खतरा है। अगर इसका बस चले तो हारिस को भी मारकर सारी जायदाद पर कब्जा कर ले और इस तरह से जायदाद का कोई दावेदार ही नहीं रहेगा। योर ऑनर, इससे तो साफ जाहिर है कि आसमा ने जुनैद को भी रास्ते से इसीलिए हटाया क्योंकि उसको डर था कि कहीं शादी के बाद जुनैद भी इस दौलत में हिस्सेदार ना बन जाए। सर, आसमा और जुनैद दोनों का ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है और दोनों को ही दौलत की लालच थी और रातों रात अमीर बनना चाहते थे। सर, इसीलिए यही मोटिव है आसमा के पास, बिला शिरकत गैर दौलत का हुसूल। जज साहब, मैं काफ़ी देर से अपने बारे में उल्टी सीधी बातें सुन रही हूँ। अब मुझे भी सच बोलने की इजाज़त दी जाए। आप वाज़ेह तौर पर बयान कीजिए कि सच क्या है। सच तो यह है कि पारसाई का दावेदार हफीज अदालत में मुझसे अपना बदला लेने के लिए आया है। दरअसल अजमल के इंतकाल के बाद यह शख्स मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। इसने मुझे प्रपोज भी किया था, पर मैंने इसको धुतकार कर भगा दिया। ये अपनी उसी तौहीन का मुझसे बदला ले रहा है। जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो मर्द अपनी पसंद का खुलकर इजहार ही ना कर सके वो मेरी नज़र में मर्द ही नहीं होता। इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकाबले में जुनैद का इंतखाब किया था। इस केस की कार्रवाई एक हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स की मौत वाक़ई करता है जिसकी जान लेने का उसका इरादा ना हो, लेकिन उस शख्स को मालूम हो कि उसके अमल से मौत वाक़ई हो सकती है, तो उसे गैर इरादी कत्ल अम्द कहा जाएगा और इसकी सज़ा वही है जो सेक्शन 302 के तहत कत्ल अम्द के लिए मुकर्रर की गई है। मैम, जन, ज़र और ज़मीन वाकई फसाद की जड़ है और जुनैद मर्डर केस में ये बात साबित होती है। ज़र और ज़मीन तो फसाद की जड़ हो सकती है, बट बीइंग अ टिपिकल फेमिनिस्ट आई डोंट थिंक सो कि जन यानी औरत फसाद की जड़ होती है। और ये वैसे भी ना, इस तरह की तमाम कहावतें तुम्हारे जैसे मेल शोविनिस्टिक सोच को जाहिर करती हैं। रहने दे मैम, सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। क्या सारे केस में आसमा फसाद की जड़ नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं, आसमा फसाद की जड़ नहीं है, बल्कि आसमा के हस्बैंड अजमल की दौलत फसाद की जड़ है। Which reminds me, शरोज़, ऐसे करो कि एक तो ये मालूम करो कि अजमल ने कोई वसीयत छोड़ी है, और अगर कोई वसीयत है तो उसमें तमाम प्रॉपर्टी और एसेट्स का असल वारिस कौन है, आसमा या अजमल का बेटा हारिस? ठीक है मैम, लेकिन ये जानने के लिए पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि अजमल का लीगल एडवाइज़र कौन है, और डेफिनेटली हफीज़ ये बात बता सकता है। ठीक, उससे चेक कर लो फिर तुम। अच्छा ये बताएं, आपके ख्याल में अदालत में सच कौन बोल रहा था, हफीज़ या आसमा? हो सकता है हफीज़ आसमा के साथ फ्लर्ट कर रहा हो और आसमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, और अब हर्ट ईगो की वजह से वो बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। खैर, ये तो लंबी बहस है, कयास आराइयाँ ये सारी। आपने एक तो वसीयत के बारे में पता करना है हफीज़ से, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में हम अजमल के घर चलें। मैं हारिस से मिलना चाह रही थी। ठीक है मैम। ठीक है, यूल ड्राइव मी देयर? या मैम। चलें, ठीक है।
नीचे चौकीदार कह रहा था एलिवेटर के साथ वाला है इनका अपार्टमेंट। ये सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस होगा? हारिस साहब, क्यों, क्या काम है? मेरा नाम आमिना कबीर है, एडवोकेट हूँ और जुनैद मर्डर केस में सरकारी वकील हूँ। हमारा हारिस से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी 1 मिनट में अकमल साहब को बताता हूँ, आप अंदर आ जाएं। अकमल साहब कौन? अकमल साहब हारिस साहब के चचा हैं। चचा? आ जाओ शरोज। आप लोग यहाँ बैठे, मैं अकमल साहब को बुलाता हूँ। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अकमल हूँ। अजमल साहब मेरे बड़े भाई थे। आपको कोर्ट में नहीं देखा मैंने। कोर्ट में मैं क्यों आऊँ? मेरा आसमा केस से क्या ताल्लुक? आसमा आपकी भाभी हैं? मेरी भाभी मेरे भतीजे की माँ थी, जिनका काफ़ी अर्सा पहले इंतकाल हो गया। ओह आई सी। आप अपने बड़े भाई की दूसरी शादी से कुछ खुश नहीं लगते। मेरे भाई अजमल साहब एक शरीफो नफ्स और सीधे आदमी थे। उन्हें लोगों की पहचान नहीं थी। आप इसी घर में रहते हैं? मैं अमेरिका में रहता हूँ, अभी कुछ अर्सा पहले वापस आया हूँ। मैं एक गेस्ट हाउस में रह रहा था, हालांकि ये मेरे भाई का घर है और आसमा के होते हुए यहाँ रहना नामुमकिन था। अब जबकि आसमा अपने असली अंजाम यानी जेल पहुंच चुकी है, तो इस घर में हारिस मेरा भतीजा अकेला था और मैंने ये बेहतर समझा कि मैं उसके साथ रहूं। आप जुनैद से वाकिफ थे? मैं इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आसमा भाभी ने भाई की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। तो आपके ख्याल में जुनैद का कत्ल आसमा ने ही किया है? नागन का काम तो डसना ही होता है। हम हारिस से मिल सकते हैं? हारिस तो बच्चा है। असल में जिस दिन जुनैद की तबीयत ख़राब हुई थी यहाँ पर जूस पी के, उस दिन हारिस भी घर पे ही था। और हारिस 13-14 साल का बच्चा है। इस उम्र का बच्चा, अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं उनकी। हो सकता है उसने कोई ऐसी बात नोटिस की हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो उसके पास जो हमें इस केस में मदद कर दे। हारिस तो बच्चा है और आम बच्चों जैसा नहीं है, और आप देख ही लेंगी उसे। इस केस में आपकी क्या मदद कर सके आप देख लें उसे। चलिए मिलवा दीजिए हमें प्लीज़, मेहरबानी। कहाँ है कमरा उसका? हाँ ये है। कौन है? बेटे मैं अकमल अंकल हूँ। खबरदार, अंदर नहीं आना, मेरे पास वेपन है। ओह सॉरी अंकल, अभी कुछ देर पहले हमलावर आए थे, मैंने हवाई फायरिंग करके उन्हें भगा दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है हारिस। मैं खेल नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ। बाय द वे, आप लोग कौन है? मैं एक लॉयर हूँ, एडवोकेट आमिना कबीर, और आपसे मिलने आई हूँ। सॉरी, मैं अजनबियों से नहीं मिलता। तो चलो दोस्ती कर लेते हैं, फिर तो मैं अजनबी नहीं रहूँगी। मुझसे दोस्ती आपको बहुत महंगी पड़ेगी। मैं हर वक्त खतरे में रहता हूँ, आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। मैंने कहा ना मैं लॉयर हूँ, डरती शरती कोई नहीं हूँ। चलें, अब फ्रेंड बन ही गए तो आ जाएं। ये क्या गेम्स खेलते हो इस पे? जी। वो शेरोज, आपने ईमेल भी चेक करनी थी। जी मैम, मैं चेक करती। ये हारिस कमरा तो तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त है, बुक्स में भी इंटरेस्ट है, ज़बरदस्त। स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में ही रहता हूँ, किताबें नहीं पढूं तो क्या करूँ? क्यों, फ्रेंड्स नहीं है आपके? कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, मैं भी फजूल लोगों से दोस्ती नहीं करता। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं मिलने आई थी और मैंने ये पूछना था कि बेटा जिस दिन जुनैद अंकल घर आए थे यहाँ आपकी मामा से मिलने, आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मामा के दोस्त से मैं क्यों मिलता, मैं अपने कमरे में था। अच्छा, हो सकता है आप कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर आए हो पानी पीने के लिए किचन में। आपकी मामा जूस बना रही थी ना जुनैद अंकल के लिए, आपने अगर उनको देखा हो जूस बनाते हुए या जूस में कुछ मिक्स करते हुए, याद करके बताएं ज़रा। मैं फालतू आदमी नहीं हूँ जो फजूल की बातों पे ध्यान रखूंगा, और वैसे भी जुनैद अंकल मुझे बहुत ज़हर लगते थे।
आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। शेरोज, ईमेल चेक कर लिया आपने? जी मैम। अब आप जाएं, कजारा आने वाला है। कौन? कजारा? आप कजारा को नहीं जानती? अमेरिका के डेजर्ट्स में ज़मीन के नीचे रहते हैं ये लोग, बड़े ख़तरनाक होते हैं। इसने ऐसे ही फर्जी किरदार अपने ज़हन में तख्लीक कर रखे हैं। चलो भाई हारिस, वंडरफुल मीटिंग यू। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बुक्स पढ़ा करो, बुक्स। You may start proceeding. जुनैद की मौत जहरीला जूस पीने से हुई थी, लेकिन इस्तिगासा अब तक ये साबित नहीं कर सका है कि जूस में जहर आसमा अजमल ने ही मिलाया था, जबकि मेरा ये कहना है कि जूस में जहर मिलाने से जूस का जायका यकसर तब्दील हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि जुनैद को जूस के जायके में कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई, क्योंकि जूस में जहर था ही नहीं। क्योंकि मेरी मौकिला आसमा ने अपने लिए भी जूस का एक गिलास तैयार किया हुआ था। वो अलग बात है कि वो जूस का एक सिप भी ना ले सकी। योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि जुनैद उस रोज बाहर से कोई चीज खा या पी कर आया हो जो जहरीली हो, और जहर खुरानी से मौत वाक़या होने में टाइम तो लगता है। वकील साहब, लगता है आपने पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट कुछ गौर से पढ़ी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में तो साफ बयान किया गया है कि बहुत से ऐसे जहर हैं जो बेजायका हैं और ओडरलेस भी। गालिब इम्कान है सर कि जुनैद को एट्रोपाइन नामी जहर दिया गया, जिसको बेलाडोना भी कहते हैं, और सर खाने पीने की चीज़ों में ये बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है। वकील साहब, आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि अजमल साहब से शादी से पहले आसमा एक केमिकल फर्म में काम करती है, और सर इतना स्पेसिफिक पॉइजन सिर्फ एक केमिकल एक्सपर्ट ही हासिल कर सकता है। मिस आमना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बात ठीक है कि जुनैद को जहर देके हलाक किया गया है, लेकिन आप ये बात साबित कर दें कि जहर आसमा अजमल ने ही दिया है। आपके पास इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? क्या बचकाना बात कर रहे हैं आप वकील साहब? क्या आसमा 4-5 गवाहों के सामने जूस में जहर डालती? ऑब्वियसली इस किस्म के काम छुप के किए जाते हैं। इस किस्म के ऑफेंस का चश्मदीद गवाह कैसे मिल सकता है? ठीक है आमना साहिबा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जुनैद को मार के आसमा को कितनी रकत का सवाब मिल सकता है, और कोई कातिल इतना बेवकूफ हो सकता है कि किसी को पहले अपने घर पे बुला के जहर दे और फिर उसको खुद ही हॉस्पिटल ले जाए। बेवकूफ नहीं वकील साहब, चालाक। चालाक मुजरिम ऐसे ही करता है, अपने आप को बेगुनाह और इनोसेंट साबित करने के लिए इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है। इस केस की कार्रवाई 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 265 के तहत अदालत को ये इख्तियार हासिल होता है कि अगर वो मुनासिब समझे तो ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम को मुकदमे के किसी भी मरहले पर रिहा करने का हुक्म दे सकती है। हाँ शेरोज, हाँ वही देख रही हूँ अभी विल ही में, काफी मानी खेज है। ओहो, क्या हुआ उसे? अच्छा, तुम हॉस्पिटल जाके उसको देखो और मुझे फिर वहाँ से कॉल करके बताना लेटेस्ट क्या है। कीप मी अपडेटेड। थैंक यू। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं मरहूम अजमल साहब के छोटे भाई अकमल साहब को कटहरे में गवाह के तौर पर बुलवाना चाहती हूँ। गवाह को पेश किया जाए। जी अकमल साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? योर ऑनर, मुझे हलाक होने वाले शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अदालत भी मुल्ज़मा से कोई हमदर्दी ना करे। ऐसे लूज रेक्टर लोग ऐसे ही अंजाम से दो चार होते हैं। योर ऑनर, मेरे बड़े भाई अजमल साहब शुगर और हार्ट के मरीज थे। अपना बेहतरीन इलाज करवाते रहे,
लेकिन जिंदगी ने उनसे वफा ना की। और कटहरे में खड़ी हुई ये औरत नहीं, डाइन है। इसने मेरे भाई की जिंदगी में जहर घोल रखा था योर ऑनर। अजमल भाई की जिंदगी ही में इसके अफेयर उनके सामने बेनकाब हो गए और यही सदमा उनके लिए जानलेवा हार्ट अटैक का बाइस बना। योर ऑनर, ये औरत उनकी मौत का बाइस है। ये औरत नहीं, नागन है। नागन है, ये मेरे भाई को डस गई। ये उनकी मौत का बाइस है योर ऑनर। अभी 3 दिन पहले मेरा भतीजा हारिस तबीयत की खराबी की वजह से अस्पताल में एडमिट है। एक तो उसके दिल में पैदाइशी सुराख है और दूसरा इस औरत के जुल्म और ज्यादतियों ने उसे नफ्सियाती मरीज बना रखा। ये औरत नहीं है योर ऑनर, ये औरत नहीं है, ये डाइन है। ये मेरे भाई को खा गई और मेरे भतीजे को पागल बना रखा है इस औरत ने। क्या हारिस हॉस्पिटल में है? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरा बच्चा। बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा। बहुत अच्छी तरह मुझे पता है आपको हारिस से एक्चुअली मोहब्बत कितनी है। मिस आमना, मेरी मौकिला आसमा साहिबा से अपनी ग्रीवेंसेस बयान करने के लिए ये मुनासिब फोरम नहीं है। अगर आपके पास इस केस के मुतालिक कोई मालूमात है तो शेयर कीजिए। योर ऑनर, मैं इस अदालत में मुल्ज़िमा का असली चेहरा बेनकाब करने आया हूं ताकि आप इसे इसके जुर्मों के हिसाब से सजा दें और फिर दोबारा किसी ऐसी औरत को ऐसा जुल्म करने की जुर्रत ना हो योर ऑनर, जुर्रत ना हो योर ऑनर। अकमल साहब, आपके पास मेरी मौकिला के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है? क्या आपने आसमा साहिबा को जूस में जहर मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा है? नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा। योर ऑनर, ये कैसा गवाह है जो बात ही नहीं समझ रहा? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अब तक जो गवाह पेश किए गए हैं उन तमाम गवाहों ने मेरी मौकिला से अपनी जाती पुरखाश का इजहार तो जरूर किया है, लेकिन अब तक कोई गवाह मुअत्तबर गवाही पेश नहीं कर सका। मेरे पेश किए गए गवाहों को अक्सर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता योर ऑनर, क्योंकि अदालत के सामने मुल्जिम का किरदार और पस मंजर भी सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि अदालत के सामने पेश किए गए शवाहिद को समझने में आसानी हो। हाँ, तो अब शवाहिद पेश कीजिए ना। पेशेंस वकील साहब, पेशेंस। शवाहिद भी पेश हो जाएंगे। योर ऑनर, मैं मुल्जिमा से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अस्मा, मुझे ये बताइए कि अजमल साहब की वफात के बाद उनकी जायदाद का असली हकदार कौन है, आप या हारिस? मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं, अजमल, हारिस एक फैमिली ही थे। हमने कभी ये मैटर डिस्कस नहीं किया। अजमल साहब कोई वसीयत भी नहीं छोड़ के गए? मुझे नहीं पता। वाकई में आपको जायदाद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था? अजमल साहब की वफात के बाद भी आपने उनके वकील से मालूम करने की कोशिश नहीं की? मैंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि मैं और हारिस माँ बेटे की तरह रहते हैं और इसे फर्क क्या पड़ता है कि अजमल की जायदाद पर हक किसका है। वाह, क्या दयानतदारी है, क्या मासूमियत है। योर ऑनर, इस वक्त मेरे पास अजमल साहब की वसीयत की कॉपी है। ये मैंने उनके लीगल एडवाइजर से ली थी। योर ऑनर, इस वसीयत के मुताबिक अजमल साहब की तमाम तर जायदाद पर हक हारिस का होगा, लेकिन हारिस को ये जायदाद उस वक्त मिलेगी जब वो 21 साल का होगा। इस सिलसिले में अजमल साहब एक ट्रस्ट बना गए थे और जब तक हारिस 21 साल का नहीं हो जाता ये ट्रस्ट उनके तमाम तर असासों का कस्टोडियन रहेगा। लेकिन योर ऑनर, क्योंकि हारिस दिल के आर्जे में मुब्तला है और उसकी सेहत में अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए वसीयत के मुताबिक अगर हारिस की मौत 21 साल से पहले हो जाती है तो अजमल साहब की तमाम तर जायदाद की मालिका हो जाएंगी आसमा साहिबा। मुझे वसीयत के बारे में कोई इल्म नहीं है और खुदा ना करे कि हारिस को कुछ हो, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। इस वसीयत का जुनैद के कत्ल से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, मिस आमना केस को इधर उधर घुमा के अदालत को गुमराह कर रही हैं। नहीं सर, बात यह है कि
निशाना कोई और था और शिकार कोई और हो गया। सर, जो ही हारिस की तबीयत हॉस्पिटल में संभली, उसने पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। शायद पापा मुझे अपने पास बुला रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, मायूस क्यों होते हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आप मुझे बहला रहे हैं ना, मगर मैं बच्चा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है लोग मुझे नफसियाती समझते हैं, पागल समझते हैं, मगर मैं पागल नहीं हूँ। बेटा, तुम्हें कोई पागल नहीं समझता। अच्छा, क्या तुम कोई खास बात बताना चाह रहे थे? मामा ने जुनैद अंकल को नहीं मारा। उस दिन मामा जुनैद अंकल के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। वो लोग समझ रहे थे कि मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने छुपकर इनकी बातें सुन ली थी। Good said Sarah, taking the milk from the fridge. She could not imagine the vicar as a teenager. हारिस बेटा, क्या हर वक्त पढ़ते रहते हो? इतना पढ़ना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। थैंक यू आंटी। क्या आंटी? आंटी नहीं, मामा बोला करो। और शाम में घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जूस पी लेना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मामा और जुनैद अंकल का प्लान ये था कि वो मुझे जान से मारना चाहते थे। मामा ने मेरे लिए जहर का बंदोबस्त कर लिया था और फिर दूसरे दिन मेरे लिए जूस लेकर आई। उस दिन आंटी ने पहली बार मुझे बेटा कहा था। मैं तो हैरान ही रह गया। मैं समझ गया ये जूस नहीं जहर है। तो फिर मैं छुपके से किचन में गया। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें एक जग में जूस रखा था। मैंने इस जग में अपने जूस का गिलास भी उंडेल दिया और खाली गिलास अपने बेड के पीछे लाकर रख दिया, जैसे वो जूस मैंने पी लिया हो। ओह माय गॉड, कितनी चालाक औरत है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा बेटा, क्या वो गिलास अभी भी तुम्हारे कमरे में या उसे मुलाजमा ने वॉश कर दिया है? पता नहीं। क्यों? नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम आराम करो। मेरे घर में चलते हैं। चले, ख्याल रखना। हाँ योर ऑनर, इस वक्त मेरे पास हारिस अजमल का तस्दीक शुदा बयान है जो उसने डॉक्टर्स और पुलिस की मौजूदगी में दिया है। सर, इस बयान के मुताबिक केस भी सॉल्व हो गया और इस औरत का असल रूप भी अदालत के सामने आ गया। आसमा साहिबा, आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है। वो ग्लास जिसमें आपने जहर डालकर हारिस को दिया था, पुलिस को हारिस के कमरे से वो ग्लास भी मिल चुका है जिस पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। ये सब झूठ है जज साहब। हारिस अभी बच्चा है, उसको कोई गलत फहमी हुई होगी या फिर उसको किसी ने वर्गलाया होगा जज साहब। ये सब झूठ है, ये सब सच नहीं है। योर ऑनर, इस औरत की झूठी कहानियां खत्म नहीं हो रही। हमारे पास इसके खिलाफ ठोस सबूत है। सर, वो ग्लास जिसमें इसने जहर डाल के हारिस को पॉइजन करने की कोशिश की थी, पुलिस को हारिस के कमरे से वो ग्लास भी मिला और उस ग्लास पर इस औरत के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। आसमा, तमाम शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। अब अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं मरना नहीं चाहती जज साहब। हाँ, मैंने हारिस को जूस में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, मगर मुझे नहीं पता था कि उससे हारिस नहीं जुनैद मर जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जज साहब, मुझे माफ कर दें। और इस जुर्म में मैं अकेली नहीं थी, जुनैद भी शामिल था। मुझे माफ कर दें जज साहब, मुझे माफ कर दें। सर, आप फैसला सुना दें। द केस इज वेरी क्लियर। वकला की बहस, प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमा के एतराफ़ जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा आसमा ने अपने बॉयफ्रेंड जुनैद के साथ मिलकर मासूम बच्चे हारिस को मारने की कोशिश की और उसकी जायदाद हथियाने की भी कोशिश की। उन्होंने इस मासूम बच्चे को मारने का जो तरीका अपनाया, उसके तहत उन्होंने उसके जूस में जहर मिला दिया। ऐन वक्त पर हारिस को पता चल गया कि इस जूस में जहर है। उसने दानिस्ता तौर पे वही जूस जुनैद को पिला दिया, जिससे जुनैद की मौत वाक़ हो गई। लिहाजा ये अदालत सेक्शन 120B और 302 के तहत
मुल्जिमा आसमा को 14 साल कैद मुशक्क़त की सज़ा सुनाती है और मुल्जिम हारिस जो कि कम उम्र है उसको प्रोबेशन ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है और उसकी ज़मानत भी मंजूर करके उसके लवाकिन के हवाले किया जाता है। और साथ साथ अदालत प्रोबेशन ऑफिसर को ये तंबीह भी करेगी कि वो महीने में 2 मरतबा हारिस की मुकम्मल चाल चलन की रिपोर्ट से कोर्ट को आगाह करता रहेगा। द केस इज डिसमिस। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2011 में रावलपिंडी में पेश आया था, जब एक औरत ने अपने मरहूम शौहर की जायदाद हासिल करने के लिए अपने सौतेले बेटे को जहर से मारना चाहा। इस मंसूबे में उसका आशना शरीक जुर्म था, मगर इस जहर से सौतेला बेटा महफूज रहा और उस औरत का आशना मारा गया। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मुकाम और किरदारों में बवजूह रद्दोबदल किया गया है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।